गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग रोहन, दिव्या, राहुल, ईशा, श्री कुमार, साहिल यादव, पवन, निधि, आलोक, श्याम, गौरी, दीपिका, प्रीति, आलोक, दिव्या, नीतू, पवन, निधि, आलोक, श्याम, गौरी, ईशा, आकांक्षा, मोनिका, गगन, सुजीता। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। आकाश, रोहित, राजीव, साहिल, पवन, निधि, गौरव, श्याम, सुजीता। क्या हाल है भैया आप लोगों के? भूमि, आप वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अखिलेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज नया दिन, नई शुरुआत होगी और आज हमारी जो मुलाकात होगी वो नए टॉपिक के साथ होगी, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, आज हमारी मुलाकात होगी, नया टॉपिक, नया चैप्टर। समझ रहे हो मेरे दोस्त? हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग रैंकिंग चैप्टर पढ़ चुके हैं। और रैंकिंग चैप्टर के बाद, देखो, रैंकिंग चैप्टर के बाद इस चैप्टर को तो पढ़ लेना चाहिए। रैंकिंग चैप्टर के बाद इस चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए। किस चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए? थोड़ा सा, हाँ, रैंकिंग चैप्टर के बाद शैलेश पटेल, शैलेश पटेल, पटेल साहब। हाँ जी, क्या कमी है तुम्हारे अंदर? रैंकिंग के बाद हमें क्या पढ़ लेना चाहिए? रैंकिंग के बाद भैया हमें पढ़ लेना चाहिए, हमें पढ़ लेना चाहिए रैंकिंग के बाद सीटिंग अरेंजमेंट। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले 2 साल से सीटिंग अरेंजमेंट ने हर एग्जाम्स में कहर ढाई हुई है। पिछले 2 साल से सीटिंग अरेंजमेंट ने हर एग्जाम में ना कहर ढाई हुई है, कहर। पिछले 2 साल से पहले तो नहीं आ रहा था सीटिंग अरेंजमेंट। पहले तो सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में आता था सीटिंग अरेंजमेंट, है ना। लेकिन अगर मैं पिछले 2 साल से बात करूं, तो पिछले 2 साल से सीटिंग अरेंजमेंट हर एग्जाम में आ रहा है बेटा। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है। ठीक है। और मेंस में तो बेटा 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और बेटा सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया। कल सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया था, बम्पर भारी वैकेंसीज निकली हैं सीजीएल में। आप लोग जानते हैं 18,000 वैकेंसीज निकली हैं बेटा। तो जो जो बच्चे एलिजिबल हैं, सारे बच्चे एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर दे। जिनको रीजनिंग का बैच चाहिए बोल दो, मैथ का बैच चाहिए बोल दो, इंग्लिश जीएस बोल दो बेटा, करियर विल एप्लीकेशन ज्वाइन कर लो, एसएससी का बैच ले, मतलब एसएससी का फॉर्म भर दो। इंस्पेक्टर बनना है, जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, है ना, एग्जामिनर, तो तैयारी शुरू कर दो आज से और अभी से। समझ रहे हो? कल तक का इंतजार मत करो। हाँ जी। अब तो फॉर्म भी निकल गए, अब कौन सी इंतजार कर रहे हो आप? क्यों भाई? अब तो फॉर्म भी निकल गए, अब किसी चीज का इंतजार मत करो। इतना बोर्ड गंदा कर दिया हमारा, किसने कर दिया? क्या हो? चलो। हाँ जी। तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं रैंकिंग के बाद सीटिंग अरेंजमेंट की कहानी। अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि आप जानते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में कहते हैं बैठने की व्यवस्था। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इस टॉपिक का नाम है भैया, हिंदी में इस टॉपिक का नाम है बैठने की व्यवस्था। हम आपकी व्यवस्था करवाएंगे बैठने की, है ना, ताकि आप शांति से बैठो, आराम से बैठो, तसल्ली से बैठो। समझ रहे हो? बैठने की व्यवस्था होगी आपकी पूरी तरीके से। अच्छा, अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट, ये जो टॉपिक है ना, ये रैंकिंग से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। रेलवे स्टूडेंट के लिए कुछ लाएंगे स्पेशल। देखो, मुझे अभी अपने यूट्यूब चैनल पर मुझे पता है, सबसे पहले तो मैं अपने बर्थडे का वेट कर रहा हूँ। और जैसे ही हमारा बर्थडे आएगा, हम एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट आप लोगों को देने वाले हैं। उसके तुरंत बाद मैं यूपी कांस्टेबल की जो तैयारी थी, मिक्स प्रैक्टिस सेट, वो भी कराने वाला हूँ। जो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी करने वाले हैं। और रेलवे के लिए भी कुछ खास ले आएंगे, है ना। हाँ जी। वैसे 9 जुलाई को जो आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा ना हमारी बर्थडे पर, वो अनाउंसमेंट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आकर ही करूंगा। तो 9 जुलाई को जो आपको को गिफ्ट मिलेगा वो हर बच्चे के लिए होगा, रेलवे के लिए भी होगा, यूपी पुलिस के लिए भी होगा, है ना, एसएससी सीजीएल वालों के लिए भी होगा, हर एग्जाम के लिए होगा। ठीक है जी। तो
मुझे पता है मैं अपने YouTube चैनल पे दोबारा से प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगा, बहुत जल्द शुरू करूंगा, आप चिंता मत करो। सॉरी। तो सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बैठने की व्यवस्था की बात करूं, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दो टाइप की हमारी अरेंजमेंट होती है। एक अरेंजमेंट होती है हमारी रो में, है ना। एक अरेंजमेंट होती है हमारी क्लोज फॉर्म। ठीक है, एक तो अरेंजमेंट होती है क्लोज फॉर्म और एक अरेंजमेंट होती है हमारी ओपन फॉर्म। अच्छा, क्लोज एंड ओपन फॉर्म में डिफरेंस क्या है? देखा, क्लोज फॉर्म वो अरेंजमेंट होती है जो चारों तरफ से बंद हो, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, यानी कि वो अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद हो। दूसरी होती है सेकंड, जो अरेंजमेंट होती है वो होती है ओपन फॉर्म, जब पर्सन्स को हम ना रो या कॉलम में बैठाते हैं। जब पर्सन्स को हम किस में बैठाते हैं? रो या कॉलम में बैठाते हैं। ठीक है, जब हम पंक्ति की बात करते हैं तो सिंगल लो वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, सिंगल लो वाला क्वेश्चन, या फिर डबल लो वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लाइक दिस। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, या तो हम सिंगल लो में बैठाएं लोगों को, या फिर हम डबल लो में बैठाएं। ठीक है, इन दोनों ही पैटर्न को सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो अलग अलग है। कॉलम वाले क्वेश्चन, ओपन फॉर्म वाले क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से डील करने हैं हमें, और क्लोज फॉर्म वाले क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से डील करना है। इन दोनों की जो अप्रोच है ना, वो बिल्कुल अलग अलग अप्रोच है। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होंगे, ओपन फॉर्म के क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज फॉर्म। अच्छा, अगर मैं क्लोज फॉर्म की बात करूं तो क्लोज फॉर्म में तीन टाइप की अरेंजमेंट हमारी बनती है। क्लोज फॉर्म में तीन टाइप की अरेंजमेंट हमारी बनती है। एग्जाम में जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, एग्जाम में जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी कि भैया क्लोज फॉर्म में सर्कल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, पेंटागन बनाओ, बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, इन सब का मीनिंग एक ही है। इन सब का मीनिंग एक ही है, सर्कल, रेक्टेंगल, पेंटागन, इन सब का जो मतलब है ना, वो एक ही मीनिंग है। इन सब का मीनिंग एक है। देखो, क्लोज फॉर्म में टोटल तीन टाइप की अरेंजमेंट बनती है। पहली अरेंजमेंट जो बनती है क्लोज फॉर्म में, वो बनती है व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग द सेंटर। जितने भी लोग व्रत के चारों तरफ बैठे हैं, सबका मुख बेटा केंद्र की ओर है। व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग द सेंटर, ये पहली अरेंजमेंट है। व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग द सेंटर, जितने भी लोग बैठे हैं सबका मुख केंद्र की तरफ है। सेकेंड अरेंजमेंट बनती है व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। जितने भी लोग बैठे हैं वृत्त के चारों तरफ, सबका जो मुख है वो केंद्र से बाहर की ओर है, सबका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। और जो थर्ड अरेंजमेंट बनती है वो मिक्स अरेंजमेंट है। थर्ड अरेंजमेंट हमारी मिक्स अरेंजमेंट होगी, जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होगा और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर होगा, है ना। कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होगा और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर होगा, है ना। कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर होगा, कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होगा और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर होगा, तो मिक्स अरेंजमेंट बनती है। तो ये तीन अरेंजमेंट है ना, ये मिक्स्ड अरेंजमेंट है। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक से वर्ड्स हैं, कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको उन बेसिक टर्म्स के बारे में नहीं पता तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते, है ना। तो पहले उन बेसिक वर्ड्स के बारे में जानना जरूरी है कि सर वो बेसिक वर्ड्स कौन कौन से हैं। चलिए जानते हैं वो बेसिक वर्ड्स कौन कौन से हैं। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को तो तभी सॉल्व कर पाओगे जब उन बेसिक वर्ड्स के बारे में आपको पता होगा। जैसे मान लो एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में टोटल 8 लोग बैठे हैं बराबर बराबर दूरी पर, सब सबके बीच में जो दूरी है वो बराबर है, और ये है ए, बी, सी, डी, ई, इनके नाम है पर्सन के, एफ, जी और एच, ये पर्सन के नाम है। टोटल 8 व्यक्ति हैं जो वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड ई, इन दोनों का जो मुख है वो केंद्र की तरफ है। अच्छा, बी और एफ, इन दोनों का मुख जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ है। अच्छा, सी का मुख केंद्र की तरफ है, जी का मुख केंद्र से बाहर की तरफ है ना। और एच का मुख केंद्र की तरफ है और डी का मुख केंद्र से बाहर की तरफ है। तो अब मैं कुछ बेसिक से वर्ड्स है वो जानना चाह रहा हूं कि आपको उन वर्ड्स का मीनिंग पता है कि नहीं पता। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट है इमीडिएट। इमीडिएट, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं,
तो उसी क्वेश्चन में ना सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो यूज हो जाएंगे। इमी हु इज इमीडिएट हु इज इमीडिएट लेफ्ट राइट को तो इमीडिएट नेबर हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, है ना। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ये बताओ बेटा सी के निकट या फिर सी के पड़ोसी कौन है। सी के निकट कौन है या सी के पड़ोसी कौन है। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी। तो हमें पता होना चाहिए कि सर ये जो इमीडिएट नेबर जो वर्ड यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है। इमीडिएट नेबर जो वर्ड यूज होता है एग्जैक्टली वो वर्ड यूज किस चीज के लिए होता है, इमीडिएट नेबर, ये हमें पता होना जरूरी है ना। इमीडिएट नेबर जो वर्ड यूज होता है वो बेसिकली किसके लिए यूज होता है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी के पड़ोसी कौन कौन है। तो भैया इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी के पड़ोसी कौन है जो सी के आसपास बैठे हैं। तो बेटा इमीडिएट नेबर ना फेस पे डिपेंड नहीं करता कि सी का फेस अंदर है या सी का फेस बाहर है। इट डजंट डिपेंड ऑन फेस। इमीडिएट नेबर का मतलब जो उसके अगल बगल है, तो बी और डी, है ना, जो उसके अगल बगल है यानी कि बी एंड डी, है ना। तो हर बच्चे को पता होगा ये इमीडिएट नेबर का मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, है ना। निकट या पड़ोसी का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होगा, है ना। इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, तभी काम चलेगा। हु इज नेक्स्ट टू सी, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा है सी के अगले स्थान पर कौन बैठा है। हु इज नेक्स्ट टू ई, सी के अगले स्थान पर कौन बैठा है, सी के अगले स्थान पर कौन बैठा है। हु इज नेक्स्ट टू सी। हाँ जी, हाँ जी, हु इज नेक्स्ट टू सी, सी के अगले स्थान पर कौन है। हु इज नेक्स्ट टू सी, ये बताओ सी के अगले स्थान पर कौन बैठा है। हु इज नेक्स्ट टू सी, सी के अगले स्थान पर कौन है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आप ये मत कहना कि सी के अगले स्थान पर बी बैठा है, सी के अगले स्थान पर बी है। देखो अगला जो स्थान होता है ना नेक्स्ट, वो भी फेस पर डिपेंड नहीं करता, है ना। अगला स्थान बेटा कभी भी राइट और लेफ्ट नहीं होता, हमेशा याद रखना। सर्कुलर फॉर्म में अगले स्थान का मतलब भी इमीडिएट नेबर होता है। हु इज नेक्स्ट टू सी, अगेन हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो वही होगा, बी एंड डी। तो याद रखना अगला स्थान बोलो या इमीडिएट नेबर बोलो, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली एक ही है, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली एक ही है। तो ये वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, वरना हम क्वेश्चन नहीं बना सकते। हु इज बिटवीन who is between who is between who is between B and D, who is between B and D, B और D के बीच में कौन है ये बताओ बेटा। B और D के बीच में कौन बैठा है, B और D के बीच में कौन है। Who is between B and D, B और D के ठीक बीच में कौन बैठा है। सर B और D के ठीक बीच में कौन बैठा है, B और D के ठीक बीच में C बैठा है। Who is between B and D, बी और डी के ठीक बीच में कौन बैठा है, बी और डी के ठीक बीच में सी बैठा है। बी और डी के ठीक बीच में कौन बैठा है, बी और डी के ठीक बीच में सी बैठा है। ठीक है जी। तो बिटवीन का मतलब आपको पता होना चाहिए। चलिए और क्या वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। जो मेन वर्ड है वो ये है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। आपको ये पता होना चाहिए लेफ्ट और राइट क्या होता है, किसी भी पर्सन का लेफ्ट और राइट क्या होता है, किसी भी पर्सन का लेफ्ट और राइट क्या होता है ना। सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। एंड हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, who is second to the right of B, who is second to the right of B, B के दाईं ओर दूसरा कौन है, B के दाईं ओर दूसरा कौन है, B के दाईं ओर दूसरा। तो बेटा इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट, ये लेफ्ट राइट क्या होता है बेटा, ये फेस पर डिपेंड करता है। लेफ्ट राइट क्या होता है, फेस पर डिपेंड करता है। लेफ्ट राइट बेटा फेस पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू फेस आप हर पर्सन का लेफ्ट राइट बनाओ, अकॉर्डिंग टू फेस आप हर पर्सन का लेफ्ट राइट बनाओ। जैसे ए का फेस अंदर है समझ रहे हो,
ए का फेस अंदर है तो इसका जो राइट होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग होगा। तो बेटा ए का जो इमीडिएट राइट होगा वो ये होगा, और ए का जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वो बी। ए के इमीडिएट राइट पे एच है, ए के इमीडिएट लेफ्ट पे बी है। अच्छा, बी का फेस बाहर है तो इसका फेस बाहर है, तो बी के इमीडिएट राइट पे कौन होगा? बी के इमीडिएट राइट पे सी होगा, और बी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन होगा? बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए होगा। चलो आप हर पर्सन का राइट और लेफ्ट बनाओ, आप हर पर्सन का राइट और लेफ्ट बनाओ जैसे मैंने ए और बी का बनाया है। याद रखना बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट में अगर इनमें से किसी भी वर्ड में आपको डाउट है तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कभी नहीं बना सकते। आप कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं बना सकते अगर आपको इनमें से किसी भी वर्ड में डाउट है, तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कभी नहीं बना सकते। इसीलिए ये बेसिक वर्ड्स के बारे में पहले से पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन बेसिक वर्ड्स के बारे में पहले से पता होना आपको बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर इन बेसिक वर्ड्स के बारे में आपको नहीं पता होगा तो फिर बात नहीं बनेगी, तो फिर हमारी बात नहीं बनेगी। समझे? हाँ जी, इन बेसिक वर्ड्स के बारे में पहले से पता होना बहुत जरूरी है, वरना कहानी खराब है। बिल्कुल। हाँ जी, हर पर्सन का बेटा राइट और लेफ्ट बना लो। हर पर्सन का, हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट बना लो। हर व्यक्ति का राइट लेफ्ट नहीं बनाओगे काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट बना लो। हर पर्सन का राइट और लेफ्ट क्या है? चलिए साहब, बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ, ये तो हो गया। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। पहले तो बेटा हर व्यक्ति का लेफ्ट राइट बनाओ। देखो सी का फेस अंदर है तो सी का जो इमीडिएट राइट होगा वो बी होगा, और सी का जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वो डी होगा। डी का फेस बाहर है, डी के इमीडिएट राइट पे ई होगा, डी के इमीडिएट लेफ्ट पे सी होगा। ई का फेस बाहर है तो बेटा ई के राइट पे डी है, और ई के लेफ्ट पे कौन है? एफ। एफ का फेस बाहर है तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। इमेजिनेशन करो बेटा, और ये इसका राइट हो जाएगा। जी का फेस बाहर है तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। एच का फेस अंदर है, इस हिसाब से ये इसका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो बेटा हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? सी का फेस अंदर है तो सी का बायां तीसरा क्या होगा? सी का फेस अंदर है, इसका लेफ्ट बेटा इस साइड है। एक दो तीन, सी के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? एफ है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के सेकंड, बी का फेस बाहर है, इसका राइट बेटा इस साइड होगा, इसका दायां। तो बी का राइट एक दो, बी के सेकंड राइट पे कौन है? डी। बी के दाईं ओर दूसरा कौन है? डी है। अच्छा, आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर में ये पढ़ाया गया था कि हु वर्ड यूज हो रहा है, डेट वर्ड यूज हो रहा है, विच यूज हो रहा है, ठीक है, होम वर्ड यूज हो रहा है, हुज वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते थे? सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते थे। यानी कि इनसे पहले जो व्यक्ति होगा ये उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा वाइल आ गया, जबकि, एंड आ गया, समझ रहे हो, बट आ गया, या सिर्फ कॉमा आ गया, तो ये सब फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, पहले व्यक्ति को। याद है ना ब्लड रिलेशन चैप्टर में? तो ये चीज भी सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे बहुत काम आती है। ये चीज भी सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे बहुत काम आती है, ठीक है। हाँ जी, सीपीओ का सेंटर चेंज कर दिया तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। कल को सरकारी नौकरी करोगे, वहां पर तुम्हारा ट्रांसफर भी होगा, इधर से उधर उधर से उधर, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो सब सरकारी पॉलिसी है। इन चीजों में ना वो मत किया करो, ज्यादा टेंशन मत लिया करो। ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है, इनको रिलैक्स रहा करो एकदम। हर चीज को एक्सेप्ट करो लाइफ में, है ना। जितना कमी ढूंढोगे उतना खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बेटा, खुद ही टेंशन में आ जाओगे। तो खुद टेंशन में आके क्या कर लोगे? कोई फायदा नहीं कर लोगे, है ना।
चलिए साहब, अब हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और हम उन क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पहला क्वेश्चन जो आएगा सीटिंग अरेंजमेंट का वो मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बेटा क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन कराऊंगा, क्लोज फॉर्म के। जब मैं क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन करा दूंगा ना, उसके बाद हम ओपन फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। अरे यार, ओके ओके ओके, पहले मैं आपको क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? पहले मैं आपको क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन करा दूं। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं आपको देखो बेसिक समझाऊंगा, एग्जैक्टली बेसिक क्या होता है सीटिंग अरेंजमेंट का। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है? और जब हम एक अरेंजमेंट बना लेते हैं तो उस अरेंजमेंट से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। 8 executive JKLMNOPQ are sitting around a circular table for a meeting। मतलब 8 एग्जीक्यूटिव हैं जो कि एक व्रत के चारों तरफ बैठे हैं एक मीटिंग के लिए, है ना, एक बैठक करने के लिए व्रत के चारों तरफ बैठे हैं। तो हमेशा याद रखना बेटा, क्लोज फॉर्म में जो भी टाइप है वो बना लो। अगर सर्कल के चारों तरफ बैठा रहे हैं सर्कल बना लो, रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठा रहे हैं रेक्टेंगल बना लो, पेंटागन के चारों तरफ बैठा रहे हैं पेंटागन बैठा लो। अच्छा, कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। तो जितने व्यक्ति हैं ना बेटा, सबको एक साथ बैठा दो। सबको 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी व्यक्ति बराबर की दूरी पर बैठे हैं और सभी एक मीटिंग करने के लिए बैठे हैं। तो सबका जो फेस होगा वो केंद्र की तरफ होगा, सबका फेस केंद्र की तरफ होगा। बेटा क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये पहला स्टेप है। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये पहला स्टेप है कि पहले उस फॉर्म को बनाओ और जितने लोग हैं सबको बैठा दो। अगर उनका फेस दे रखा है तो फेस बना दो, नहीं दे रखा तो मत बनाओ। तो ये सबसे पहला स्टेप है बेटा क्लोज फॉर्म को डील करने का। अब आप सबसे पहला पॉइंट पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है बेटा जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जे पी के दाईं ओर दूसरा है। बेटा जे किसके दाईं ओर दूसरा है? पी के। तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे? पी को बैठाएंगे। और याद रखना बेटा, क्लोज फॉर्म में पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ पहले व्यक्ति को। तो जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, जे पी के दाईं ओर दूसरा है। तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे? पी को। पूरी अरेंजमेंट में पी को कहीं भी बैठा दो, जहां मर्जी वहां बैठा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अब हम अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते किसी को। जे पी के सेकेंड राइट पर है, पी के दाईं ओर दूसरा, इसका दाया, इसका सेकेंड राइट, 1 2। तो ये हो गया बेटा पहला पॉइंट। लेकिन अभी पहला पॉइंट पूरा नहीं हुआ। जे पी के दाईं ओर दूसरा है, जो की वर्ड किसके लिए है बेटा? सेकंड पर्सन के लिए, पी के लिए। जो कि के दाईं ओर तीसरा है, यानी कि पी के दाईं ओर तीसरा है ना। जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। हु वर्ड किसके लिए बेटा? हु वर्ड पी के लिए है। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। तो ये है कंप्लीट पहला पॉइंट। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। पी जो है के दाईं ओर तीसरा है। अब बेटा के को मैं कहां बैठाऊं? जहां से ये दाईं ओर तीसरा दिखाई दे। मैं के को कहां? बेटा के को इसके दाईं ओर तीसरा मत कर देना। के को ऐसी जगह बैठाओ जहां से ये थर्ड राइट पे दिखाई दे। के दाईं ओर तीसरा है पी, के थर्ड राइट पर है पी, के थर्ड राइट पर पी, ठीक है। एम ओ के बाईं ओर दूसरा है ना। एम जो है ओ के बाईं ओर दूसरा है। तो बेटा ओ को अब अपनी मर्जी से कहीं भी मत बैठा देना। ओ बेटा यहां भी आ सकता है, ओ के बाईं ओर दूसरा एम है। ओ यहां नहीं आ सकता, ओ के बाईं ओर दूसरा एम नहीं हो सकता। ओ यहां भी आ सकता है, ओ यहां नहीं आ सकता, ओ के बाईं ओर दूसरा एम नहीं हो सकता। ओ यहां भी आ सकता है, ओ के बाईं ओर दूसरा एम है। तो बेटा ओ को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है। अगर ये क्वेश्चन बेटा बैंकिंग लेवल का होता, है ना, तो नो डाउट हमें 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती। एक पॉसिबिलिटी में ओ को यहां बैठाते, दूसरी में यहां, तीसरी में यहां। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बैंकिंग लेवल का तो है नहीं, तो हमें 3 पॉसिबिलिटीज की जरूरत ही नहीं है। हमें 3 पॉसिबिलिटीज की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जो ओ से रिलेटेड हो, ओ की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाए।
है ना। एम ओ के बाईं और दूसरा है जो कि मतलब ओ के लिए है, पी और जे के बीच में है। बेटा ओ किस किस के बीच में है, ओ पी और जे के बीच में है, पी और जे के बीच में ओ है। जो कीवर्ड किसके लिए था, है ना, जो कीवर्ड किसके लिए है, सेकेंड पर्सन के लिए, ओ के लिए। ओ पी और जे के बीच में है। एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। हु वर्ड किसके लिए, ओ के लिए। ओ सिट्स बिटवीन पी एंड जे, पी और जे के बीच में कौन है, ओ। यानी कि ये ओ की संभावनाएं सारी की सारी हट गई। और ओ के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, ओ के सेकेंड लेफ्ट पे एम है। एल इज नॉट अ नेबर ऑफ के और एन। बेटा एल जो है ना तो के साथ है ना ही एन के साथ। बेटा के साथ कौन नहीं है, के साथ एल नहीं है। के साथ एल नहीं है तो एल आ जाएगा यहाँ। के साथ एल नहीं है तो एल आ जाएगा यहाँ। और जो एल है बेटा वो एन के साथ भी नहीं है, तो फिर एन आ जाएगा यहाँ। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हमें क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को डील करना है। अब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज अपोजिट टू क्यू। ये बताओ क्यू के विपरीत कौन है, क्यू के विपरीत कौन है, हु इज अपोजिट टू क्यू, क्यू के विपरीत कौन है, क्यू के विपरीत पी है। अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हो तो आपके पास अरेंजमेंट होना जरूरी है। तो मैं अरेंजमेंट को दोबारा से ना रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। मतलब क्वेश्चन का भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाओगे। देखो सबसे पहला पॉइंट था, है ना, सबसे पहला पॉइंट था जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के सेकंड राइट पे कौन है, जे। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, है ना, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। पी किसके थर्ड राइट पे है, के, है ना। एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, हु इज बिटवीन पी एंड जे। पी और जे के बीच में कौन है, ओ के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, एम। अच्छा के साथ किसको नहीं बैठा सकते, एल को, तो एल यहाँ आ जाएगा। और एल एन के साथ भी नहीं था तो एन यहाँ आ जाएगा, बचा कौन, क्यू। चलिए अब आप बाकी के क्वेश्चंस के आंसर दो जल्दी से। तो बेटा जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे के बाईं ओर दूसरा कौन है, पी, है ना। हु इज बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में कौन है, के और एम के बीच में कौन है, के और एम के बीच में है एन। ठीक है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट पे कौन है, के सेकंड राइट पे कौन है, एम। के सेकंड राइट पे कौन है, एम। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन, एन के इमीडिएट नेबर्स कौन है, के एंड एम। एम के इमीडिएट नेबर्स कौन है, के एंड एम। तो जब आप एक बार अरेंजमेंट बना लोगे, जब आप एक बार अरेंजमेंट बना लोगे तो उस अरेंजमेंट से रिलेटेड फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल है ना। जब आप एक बार अरेंजमेंट बना लोगे फिर तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके बाएं हाथ का खेल है। चलिए बनाइए अब इस क्वेश्चन को। अब एक छोटी सी कोशिश आप लोगों की तरफ से होगी, बनाओ, फटाफट से बनाओ, जल्दी से।
बन गया अरेंजमेंट बेटा। 8 व्यक्ति हैं जो वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं और सबका फेस केंद्र की तरफ है। क्वेश्चन में दिया है ऑल आर फेसिंग द सेंटर, है ना, ऑल आर फेसिंग द सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला पॉइंट है ए एच के दाईं ओर चौथा है। ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। एच को पूरी अरेंजमेंट में कहीं भी बिठा लो, इसके फोर्थ राइट पर 1 2 3 4, इसके फोर्थ राइट पर कौन है, ए। एच के दाईं ओर चौथा कौन है, ए। और एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए एच के तो दाईं ओर चौथा है और एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो बेटा और वर्ड किसके लिए है, ए के लिए, है ना। A sits fourth to the right of H. A is fourth to the right of H. While वर्ड किसके लिए है, A के लिए, फर्स्ट पर्सन। A second to the left of F। ये जो A है ना, ये F के सेकंड लेफ्ट पर है ना। ये F के बाईं ओर दूसरा है, तो मैं F को कहां बैठाऊं सर, F को यहां बैठाओ, तभी तो ये F के बाईं ओर दूसरा आएगा। तो इस तरीके से हुआ ये कंप्लीट फर्स्ट स्टेटमेंट। C F और B का पड़ोसी नहीं है। C is not the neighbor of F and B। C F के साथ नहीं आएगा, तो बेटा C की 3 पॉसिबिलिटी है। अब ये बैंकिंग का क्वेश्चन तो है नहीं कि मैं तीनों पॉसिबिलिटी बना दूं। आगे बढ़ते हैं, कोई और पॉइंट देखते हैं जो C से रिलेटेड है। D sits थर्ड टू द राइट ऑफ C, है ना। D जो है C के दाईं ओर तीसरा है। C के दाईं ओर तीसरा कौन है, D। सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, सी के दाईं ओर तीसरा डी नहीं आ सकता। सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, सी के थर्ड राइट पे डी नहीं आ सकता। तो हमें डेफिनेटली पता चल गया कि सी सिर्फ एक ही जगह आएगा। सी सिर्फ एक ही जगह आएगा। और सी के थर्ड राइट पे कौन है, 1 2 3। सी के दाईं ओर तीसरा कौन है, सी के दाईं ओर तीसरा डी। अच्छा, जो सी था वो ना तो एफ का पड़ोसी था ना ही बी का। ये बी का भी नेबर नहीं है, तो बी को बेटा मैं यहां नहीं बैठा सकता, तो डेफिनेटली बी को मैं यहां बैठाऊंगा। अब मेरा लास्ट पॉइंट बचा, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है। एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। बेटा एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है, तो जी को यहां बैठा दो। जी यहां नहीं आ सकता, बचा कौन, जो बचा वो यहां आ गया। ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हु इज बिटवीन बी एंड डी, हु इज बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कौन है। हु इज बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कौन है, बी और डी के बीच में एफ है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के दाईं ओर तीसरा, 1 2 3। एफ के थर्ड राइट पे कौन है, एफ के थर्ड राइट पे ई है। और इन 3 क्वेश्चन के आंसर के लिए देखो, अब मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी भी हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट था ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। एच के फोर्थ राइट में ए था, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, और ए किसके सेकंड लेफ्ट पे, एफ के। जो बेटा सी है वो एफ के बगल में नहीं है, तो सी इन 3 जगह आ सकता है, लेकिन सी के थर्ड राइट पे डी है, तो सी यहां भी नहीं आ सकता, सी यहां भी नहीं आ सकता, तो सी यहां आएगा। सी के थर्ड राइट पे डी यहां आ गया। और सी बेटा बी के बगल में नहीं था, तो बी यहां आ गया। और जो एच है, एच के बगल में कौन नहीं है, जी, तो जी यहां आ गया। बचा कौन, ई। बस हो गया क्वेश्चन। देखा, सेकंड अटेम्प्ट में हमने मुश्किल से विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन बना दिया। सेकंड अटेम्प्ट में हमें विद इन अ मिनट, मतलब सिर्फ 1 मिनट लगे क्वेश्चन बनाने में, सिर्फ 1 मिनट।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी? डी के पड़ोसी कौन है? डी के पड़ोसी कौन है? हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी? डी के पड़ोसी कौन है? ए एंड एफ। ए एंड एफ। हु इज अपोजिट टू जी? जी के विपरीत कौन है? जी के विपरीत बी है ना। अगला पॉइंट है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है? मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। क्या बी एच के इमीडिएट राइट में है? एच के इमीडिएट राइट में बी नहीं है, गलत। क्या ए एफ के इमीडिएट राइट में है? सर एफ के इमीडिएट राइट में ए नहीं है, गलत। पहला व्यक्ति दूसरे के राइट में होना चाहिए। ई एच के राइट में है, एच के इमीडिएट राइट में ई है, एच के इमीडिएटली राइट हैंड पे ई है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है इस पेयर का। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन सेकंड के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए इस अरेंजमेंट को। हम्म। बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
बन गया। MNP, MNP RCWFH, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। भैया वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। सबका मुख कहाँ है? सबका मुख केंद्र की ओर है। आठों का मुख कहाँ है? आठों का मुख केंद्र की ओर है। आठों का मुख केंद्र की ओर है। MNPRTWFH, आठों का मुख केंद्र की ओर है। P M के बाईं ओर तीसरा है। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। तो पहले M को बैठाओ, M के बाईं ओर तीसरा, P को बैठा दो। M के बाईं ओर तीसरा, P को बैठा दो। M के बाईं ओर तीसरा किसको बैठा दो? P को। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। M के बाईं ओर तीसरा कौन है? P है। और वर्ड किसके लिए है? P के लिए। P T के दाईं ओर दूसरा है। P M के बाईं ओर तीसरा है। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। और वर्ड किसके लिए? P के लिए। P T के दाईं ओर दूसरा। ये किसके दाईं ओर दूसरा है? T के। T को यहां बैठाओ, T के दाईं ओर दूसरा P है। N जो है P के दाईं ओर दूसरा है। N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। P के सेकंड राइट पे कौन है? N। R जो है W के दाईं ओर दूसरा है। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, जो की वर्ड किसके लिए है? W के लिए। W M के दाईं ओर दूसरा है। W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M एंड R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W। M के सेकंड राइट पे W, W के सेकंड राइट पे R। F P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F P के साथ नहीं है तो F आ जाएगा यहां। F आ जाएगा यहां। अच्छा बचा कौन? बचा कौन? H। ये अरेंजमेंट कंप्लीट। अच्छा, हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ H? H के इमीडिएट नेबर कौन है? P एंड N। H के इमीडिएट नेबर कौन है? P एंड N। P एंड N। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तभी सॉल्व होंगे ना जब ये अरेंजमेंट बनेगी। तो इस अरेंजमेंट को बना लेते हैं। एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका फायदा भी हो जाएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे लोगे। चलिए क्विक रिवीजन करवा देता हूँ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था? है ना, P M के बाईं ओर M, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। M के थर्ड लेफ्ट पे P है एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T। और ये जो P है ये T के सेकंड राइट पर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। P के दाईं ओर दूसरा कौन है? N। एंड अगला पॉइंट था R W के दाईं ओर दूसरा है। अच्छा, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W एंड W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M। W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M। M के सेकंड राइट पे W, W के सेकंड राइट पे कौन है? R। है ना। और लास्ट पॉइंट है F इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P। F P के साथ नहीं है तो F यहां आ गया और ये H। ये अरेंजमेंट कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप बाकी के आंसर्स देने के लिए तैयार हो गए हो, है ना। हम्म। बनाओ फटाफट से। लेफ्ट राइट बेटा अपने अकॉर्डिंग होगा। जैसा आपका लेफ्ट वो उसका लेफ्ट, जो आपका राइट वो उसका राइट। लेफ्ट राइट आपके अकॉर्डिंग होगा। फेस के हिसाब से देखो बेटा, लेफ्ट राइट।
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू एन? एन के सापेक्ष में आर की पोजीशन क्या है? या तो एन का थर्ड लेफ्ट है 1 2 3, या फिर एन का 1 2 3 4 5, या तो फिफ्थ राइट है या थर्ड लेफ्ट है। फिफ्थ राइट या थर्ड लेफ्ट? तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। आर जो है एन के बाईं ओर तीसरा है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड टी? एन और टी के बीच में कितने लोग हैं? इधर से काउंट करोगे तो भी 3 है, इधर से काउंट करोगे तो भी 3 है। ठीक है। हु इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू? डब्ल्यू के तुरंत दाईं ओर कौन है? डब्ल्यू के तुरंत दाईं ओर टी है ना। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाईं ओर है? फर्स्ट पर्सन सेकंड के इमीडिएट लेफ्ट में आना चाहिए। क्या एन एच के इमीडिएट लेफ्ट में है? एन एच के इमीडिएट राइट में है। क्या एफ एम के इमीडिएट लेफ्ट में है? एम के इमीडिएट राइट में है। क्या टी डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है? टी डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में है। आर पी के इमीडिएट लेफ्ट में है। आर जो है डेफिनेटली पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में है। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हमारी जो मुलाकात होगी कल होगी। तो ये 3 मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कराए। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से, और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा और हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। लव यू ऑल, टेक